मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हें तो आ ही रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? डॉपलर इफेक्ट की बात चल रही और चैलेंज क्वेश्चन किया था किसी ने। क्वेश्चन था जिसका नन ऑफ दिस आंसर था। नन ऑफ दिस आंसर था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था नन ऑफ दिस ऑप्शन। बीट्स वाला क्वेश्चन था। बीट फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्स। जब बीट फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्स होती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला ऑप्शन था कि वहां पर पार्टिकल ऑसिलेशन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्स होगी, नहीं होगी, एवरेज होगी। भाई वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही पार्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है और वहां वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? n1 प्लस n2 बाई 2। तो वो तो n बोल रहा है लेकिन वो गलत बोल रहा है। वहां पर क्या आना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी? n1 प्लस n2 बाई 2। दूसरा ऑप्शन में दिया था कि एम्प्लीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी n होगा, नहीं होगा, n बाई 2 होगा। n बाई 2 होगा ना, तो वो भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में दिया था कि उसने बोला कि वहां बोला था जीरो इंटेंसिटी 2n बार होगी। आप बोलता है एन बीट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में एन बीट हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? एन बार। और कितनी बार मिनिमम होगी? एन बार ही, क्योंकि हमें पता है एक बीट में एक की बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और एक की बार ही मिनिमम होती है। तो बताओ एक सेकंड में कितनी बार इंटेंसिटी मिनिमम होगी? पेन तो दो, पेन भेजो, मार्कर। एक सेकंड में एन टाइम इंटेंसिटी मिनिमम होगी, है ना? तो इसने क्या बोला था? 2n, तो वो भी गलत हो गया। तो फिर वहां से क्या जाएगा? नन ऑफ। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन था। पहली बात तो ये कि बीट्स का क्वेश्चन था और 3 फ्रीक्वेंसी पर बात करी थी, तो ऐसे टफ हो गया था। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और तीसरा उसके ऑप्शन ऐसे थे जो आंसर टिक कर नन ऑफ दिस। और नन ऑफ दिस बच्चा टिक नहीं करता जनरली, दिल पे पत्थर रख के या तो छोड़ देगा लेकिन नन ऑफ दिस नहीं करेगा उसका आंसर। अब आप बताओ कितने बच्चों ने नन ऑफ दिस किया था उस क्वेश्चन? एक, एक कहने किया था? दो, तीन, तीन बच्चों ने किया। अच्छा लगा पर, है ना? देखो आपकी बैच में तो फिर भी कम स्टूडेंट है, हो सकता है बच्चे घर चले गए, उस तरह भी गया हो, लेकिन उस बैच पे अच्छे बच्चों ने किया। और मॉर्निंग में जो गर्ल्स ने 8 बच्चों ने गर्ल्स ने सही किया। इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। विश्वास, मैंने क्या सोचा पता है? कि आपके पूरे फेज में एक भी बच्चा उसको टिक नहीं करे, क्योंकि यार दिल नहीं मानता ना। मतलब मैं मतलब कौन पता, मतलब पूरा यार कौन टिक करेगा आराम से, मतलब छोड़ देगा उस क्वेश्चन को। पर अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जिसका, जिनको पता था कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, से क्या जाएगा प्लीज। गुड, अच्छा पढ़ रहे हैं ना? बाकी तो ठीक है। एक क्वेश्चन में करेक्शन है 1/2। और एक क्वेश्चन जो था वो आपने दिखाई होगा, उसमें 2 ग्राफ बने थे, है ना? y और x में ग्राफ था और एक ग्राफ आर से चला रही है ना, तो मैंने देख लिया। ठीक है, मैं पूछ लूंगा एक बार बच्चों से। और एक वाई टी में ग्राफ होता है, तो बताओ ये जो ग्राफ यहाँ पर ये क्या बताएगा? आपको पता है वाई एक्स में जब ग्राफ होता है तो ये डिस्टेंस लैम्डा होती है। अरे वैक्स में ग्राफ तो डिस्टेंस होगी ना, और वाई टी में अगर ग्राफ है तो टाइम होगा, टाइम। और लैम्डा अपॉन टी को क्या पढ़ा था? रेस में क्वेश्चन है ऐसा, रेस में 2 ग्राफ बना के क्वेश्चन दिए हैं, तो करना था। अच्छा पेपर था इस बार। कौन है फर्स्ट रैंकर? फर्स्ट कितने कितने आ रहे हैं? 666। शाबाश, गुड। 2 बार से फर्स्ट रहेंगे भाई, गुड। मैनेज मैं और इसको मेंटेन करो, है ना? अच्छे से इंप्रूव करो इसको। इस बार मार्क्स अच्छा है, पहले से तो 621 से तो बढ़ गई। तो बढ़े क्यों? पहले के इसमें ठीक था, मॉडल से क्वेश्चन थे। फिजिक्स का पेपर तो वैसे था यार, मतलब ऐसा नहीं कि इजी कह सकते हम लोग, इजी था, नॉर्मल था। मतलब पहले जैसा था वैसे ही था फिजिक्स का, इजी था पहले के कंपेयर में। पर पहले जेनेटिक्स थी इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ गया था। अब बायो थोड़ा सा सिंपल आ गया तो पेपर मार्क्स बढ़े। चलिए बढ़िया। 665, 600, 666 आपके, और 665 एक हिंदी मीडियम में बच्चे हैं, श्रवण कुमार को बच्चे हिंदी मीडियम से। बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं 650 से ऊपर कौन कौन है? 650 से ऊपर कौन है? 650, 625 से ऊपर कौन? 625 से ऊपर, एक दो, गुड। चलो ठीक है, और अच्छे करेंगे।
चलते हैं अपन अपने बात पर। हम लोग यहाँ पर बीट्स का केस पढ़ रहे थे ना, बीट ना, हम पढ़ रहे थे बीट फाइंड डॉपलर इफेक्ट, और दो केस आपको बताया था। सोर्स क्रॉस करता है तो 2vs अपॉन v इनटू n, और ऑब्जर्वर क्रॉस करता है तो 2v नॉट अपॉन v इनटू n, आया था ना भाई। अब देखो उस पर क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखना। तो क्वेश्चन पढ़िए आप, एक क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज थर्ड पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आएगा, आपको पढ़ना शुरू। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज थर्ड। आगे आ जाओ, पढ़िए क्वेश्चन। मॉडल की जरूरत पड़ेगी आज भी, बहुत सारे, कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, बाहर निकाल ले मॉडल, और 15 मिनट लेट भी चलेंगे, 10 मिनट पहले समय बना के चलना है। 7:40 पे क्लास होगी ना, लगभग 8 बजे तक क्लास छोड़ेंगे, तो 5 मिनट चलता है यार। मंडे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनको जाना था वो चले गए बाकी तो ठीक है, बनी अब सब। पढ़ा, मॉडल तो लाते ही नहीं तुम लोग यार। अच्छा, घूम जाता है, हाँ ये भी डर है बच्चों, सही बात। पढ़ लिया। कितनी ट्रेन से? दो ट्रेन है, एक पास में आ रही उस समय दूसरी दूर जा रही। दो ट्रेन है, पास में आ रही दूर जा रही। बताओ क्वेश्चन में बीट्स पूछना चाहिए, बीट्स बीट्स फिनोमेना होना चाहिए कि चेंज होना चाहिए? बीट्स होना चाहिए। क्या पूछा है इसने, बीट्स पूछा कि चेंज पूछा है? बीट ही पूछा। ओहो, क्वेश्चन सही है, मतलब हम क्वेश्चन भी चेक करें। बताया था ना, दो सोर्स एक पास में आ रहा है उसी समय दूसरा दूर जा रहा है, तो क्या पूछेगा? बीट फिनोमेना पूछेगा, बीट पूछेगा। अब बीट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बी इक्वल्स टू डेल्टा एन इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेशन में 2vs अपॉन v इनटू n, बताया था ना आपको। दो बार डबल इफेक्ट होगा, दो बार चेंज होगा, और सोर्स मोशन में से 2vs अपॉन v इनटू n। बताइए बेटा क्या करेंगे? 2 इंटू vs का वैल्यू 4, ये कितना? 320 इंटू 240, कितना आंसर आए? 6 बीट्स पर सेकंड। अरे याद तो है ना, कि पता चले मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। अरे पढ़ा था ना ये अपन ने, 2vs हाई निकाला था, लो निकाला, डिफरेंस निकाला था। अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम तो क्या करेंगे? बोलो सर इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, पहले हाई फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, पास आने का केस, दूर जा रहा था लो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे। बोलो ना यार, हाई निकाल लेंगे, लो निकाल लेंगे, डिफरेंस कर देंगे। पर हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये तो क्वेश्चन को जल्दी वो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो फिर एक और करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज थर्ड। हाँ वो तो दिख रहा है मेरे पास, कहाँ अटक गए थे तुम? अच्छा डाउट ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। दोनों सोर्स रेस्ट कंडीशन में है, दोनों की लाइन ऑफ जोने पे ऑब्जर्वर यहां पर है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, 324 हर्ट्ज और 320 हर्ट्ज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब लोग बताना,
अगर दोनों सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर भी अगर दोनों की लाइन ऑफ जोड़ी पर रेस्ट कंडीशन में हो तो क्या तब भी कोई बीट सुनता है? सुनेगा ना यार, दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसको कितना सुनाएगा 324, ये इसको कितना सुनाएगा 320, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर ये रेस्ट में हो तब भी 4 बीट सुनता है ना? मैं क्या चाहता हूं, बीट्स जीरो सुने। अगर ये रेस्ट में और ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, तीनों रेस्ट में हो तब भी ये 4 बीट सुनता है, तो मैं चाहता हूं कि बीट्स जीरो सुने। बताओ जीरो सुनने के लिए इसको मूव करना पड़ेगा। तो आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि जीरो बीट सुनना चाहता है तो बताओ किधर मूव करेगी? वाले तरफ चल जाए? अरे कम वाले तरफ जाएगा तो, और ज्यादा से दूर जाएगा तो ज्यादा को सुनेगा कम। अरे कम को सुने ज्यादा और ज्यादा को सुने कम। बताओ दोनों बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। होगा बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीरो होगी। तो हमें पता लग गया कि ये भाई साहब ऐसे जा रहा है। मान लीजिए वीनोट से जा रहा है। अब वीनोट से अगर ऐसे जा रहा है तो 324 से दूर जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एंटेज जो भी होगी कम होगी, कम सुनेगा, और ये उसको ज्यादा सुने। और क्वेश्चन में आपसे पूछा फॉर हियरिंग जीरो बीट्स, बीट्स को जीरो सुनना चाहता है। फॉर हियरिंग जीरो बीट्स अगर हम देखें तो यहां पर लिखेंगे फॉर हियरिंग जीरो बीट्स, यहां लिखना पड़ेगा एन डैश का वैल्यू एन डबल डैश के बराबर करता है। तो दो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनता है, इसके रेस्पेक्ट में ये एन डैश सुनेगा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ एन डबल डैश सुनेगा, और ये एन डैश कम सुनेगा 324 से और ये 320 से ज्यादा सुनेगा, दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो फिर जीरो। हम यहाँ पर दोनों को इक्वल। बताओ इस केस में एन डैश का फॉर्मूला क्या लगता है? बोलो 324। यहां क्या होगा? बोलो 320। अरे देखो ना, इसके पास होगा बी प्लस बी नॉट अपॉन बी, और ये 324 से दूर जा रहा है। अब 324 से दूर जा रहा तो उसको कम सुनेगा, और 320 के पास जा रहा उसको ज्यादा सुनेगा। दोनों बराबर बराबर करके सोल्व कर लो, बी से बी कर जाएगा। ये 324 इससे मल्टीपल करो तो कितना आएगा? 324 बी माइनस 324 बी नॉट इक्वल टू 320, यहां पर होगा बी प्लस 320 बी नॉट होगा। सॉल्व कर, ये बी और बी इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 324 बी माइनस 320 बी कितना आएगा? 4 बी, और ये आएगा 644 बी नॉट। ध्यान से देखो, जुड़ जाएंगे ना दोनों। अब हमसे क्या पूछा है? वी नॉट पूछा। बताओ वी नॉट का वैल्यू 4 इंटू वी 344 अपॉन 640। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी और दोनों की लाइन ऑफ ऑब्जर्व मोशन कर रहा था। तो आपसे पूछा ये किस स्पीड से मोशन करेगी बीट्स को जीरो से। तो पहले कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर ये भाई साहब रेस्ट हो तब भी 4 बीट सुनता है। 4 को क्या करना? जीरो करना। तो कैसे जीरो करेगा? बोले यार कम वाले की तरफ जाए। अरे कम वाले की तरफ जाएगा तो कम को सुनेगा ज्यादा, और ज्यादा को सुनेगा कम। ज्यादा को सुने कम और कम को सुने ज्यादा, दोनों बराबर हो जाए, बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए। पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा सिस्टमैटिक। क्यों? क्योंकि दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में हमने फटाफट फॉर्मूला लगाया था 2bs अपॉन b2n। क्यों? क्योंकि दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी 2bs अपॉन b2n। यहाँ दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं दे रहा हूं। t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पर एक ऑब्जर्वर यहां पर है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है और इस सोर्स के पास आ रहा है और क्रॉस करके दूर जा रहा है। इस सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। जब पास आता है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम के साथ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या बने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोल।
बोलना जरूरी है। टी को 0 पर इसका स्पीड v नॉट है और पास आ रहा है ना, तो ज्यादा होगा। बताओ एन डैश, मान लीजिए एन डैश की वैल्यू यहां पर है, एन डैश की वैल्यू कितना होगा इस जगह, p प्लस v नॉट अपॉन b इंटू n, सही है ना भाई। मोशन करता 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 सपोज यहां आ गया, अब बताओ एन डैश की वैल्यू वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो भी एन डैश आएगा उसका वैल्यू होगा पर साला कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहां पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू आ रहा है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज, वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, रिलेटिव मोशन पे करता है, रिलेटिव डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अरे दूर से पास में आए चाहे पास से पास में आए, अगर पास आने का रिलेटिव मोशन कांस्टेंट है, सेम है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सेम सुनेगा। जो फ्रीक्वेंसी का शार्पनेस दूर से आने पर सुनेगा वही फ्रीक्वेंसी का शार्पनेस पास से पास में आने पर सुनेगा। हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी का शार्पनेस पढ़ रहे हैं, तीखापन, पिच। तो जो पिच यहां सुनेगा वही पिच यहां भी सुनेगा। अब बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है। वो कहता है सर पास से पास में आएगा तो मैं ज्यादा ही सुनूंगा, चलो दूर से पास में आएगा तो मेरे को कम सुनने को मिलेगा। लेकिन वो ज्यादा कम जो आप सोच रहे हैं ना वैसा, वो क्या है, बेसिकली इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। जब दूर से पास में आएगा तो हमें कम साउंड सुनने को मिलेगा, और पास से पास में आएगा तो हमें ज्यादा सुनने को मिलेगा। वो क्या है, बेसिकली इंटेंसिटी है। हम यहाँ इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं, पिच की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जो शार्पनेस, तीखापन साउंड का यहाँ सुनेगा वही यहाँ पर सुनेगा, क्योंकि ये फिर रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें पता है यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए एन डैश होगी, वो ज्यादा होगी, जो भी होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एन का वैल्यू एन डैश, ये एन है तो एन डैश का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, पर जो भी होगा कांस्टेंट होगा। जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये क्रॉस करने के बाद जो भी सुनेगा एन डबल डैश सुनेगा, और वो क्या होगा, बेसिकली एन से कम होगी तो ग्राफ यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये एन डबल डैश। एन डबल डैश का वैल्यू एन से कम होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर ऐसा होगा, ग्राफ पर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत हो जाता है आप यहाँ पर बना ले और नीचे नोट डाल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज, वो किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पर, रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। हियर मतलब यहाँ, हियर change in frequency depends on relative motion. Here change in frequency depends on relative motion. Here change in frequency depends on relative motion between source and observer. Here change in frequency depends on relative motion between source and observer, but not depend on relative distance, but not depend on relative distance, but not depend on relative distance. क्वेश्चन पढ़िए 109 एक्सरसाइज थर्ड। ये सब नंबर आप ध्यान रखेंगे भाई, लिखते चलना अपने कॉपी में, पढ़ते जाना। बोलो। पढ़ लिया। पहले 100 मीटर था, अब कितना हो गया, 400 मीटर। डिस्टेंस बढ़ाया तो डब्ल्यू को चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। पहले बिट्स कितना था, अब भी कितना हुआ, 4 ही है, उस पर कोई चेंज नहीं है। क्लियर है बात। अब केस आगे बढ़ाते। हमने आपको लास्ट टाइम को 2 केस पढ़ाए थे बिट्स के, है ना, सोर्स मोशन का, ऑब्जर्व मोशन का। क्रॉसिंग बताया था ना आपको, उस पर एक क्वेश्चन आपको समझाया, ऐसे क्वेश्चन बन जाता। केस आगे बात करते हैं, केस नंबर 3 नोट करेंगे बाद में, पहले समझ लें। केस नंबर 3 में क्या होगा, एक सोर्स होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, और एक साथ में रिफ्लेक्टर और होता है, रिफ्लेक्टर जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो
इस सिचुएशन में यहां जो ऑब्जर्वर होता है वो दो साउंड सुनता है, एक तो सोर्स से आने वाला डायरेक्ट साउंड, और वही साउंड सोर्स से एक दीवार पे जाता है, रिफ्लेक्टर पर जाता है और लौट के वापस आता है, उसको भी सुनता है। मतलब यहां तीन बातें मिलेंगी, एक तो सोर्स मिलेगा, एक ऑब्जर्वर मिलेगा और एक रिफ्लेक्टर मिलेगा। तो ये सिचुएशन में होता क्या है कि ऑब्जर्वर बोथ सर्फेस एंड रिफ्लेक्टेड, तो जब वो दो साउंड सुनता है तो उसको दोनों में कितना चेंज फील हुआ, उसको कितना डीप फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, यही मेरा क्वेश्चन। तो यहां तीन बातें मिलेगी, सोर्स, ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर। जो भी रिफ्लेक्टर यहां से होता है वो तो रिफ्लेक्टर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, वो रिफ्लेक्टर किसी दीवार हो सकती है रिफ्लेक्टर, कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो सकती है रिफ्लेक्टर, या कोई भी क्लिफ पहाड़ी हो सकती है जहां से साउंड लौट के वापस आता है, उसको ऑब्जर्वर सुनता है। ये तीन टर्म यहाँ पर होती है, तीन टर्म जो भी यहाँ पर होती है, जिनकी जो भी सिचुएशन होती है वो क्वेश्चन की भाषा में आपको लिख के देता है, कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में, कौन कहाँ लाई कर रहा है, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है। आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक बार दो बार पढ़ना है, उसका डायग्राम प्लॉट करना, नोटेशन। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी कंडीशन दूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास एक दीवार है, रिफ्लेक्टर का काम कर रही है ये, और यहां पर एक सोर्स है जो यहां पर दीवार की तरफ मूव कर रहा है, बीएस स्पीड से एंड फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोड्यूस कर देगा, और इन दोनों के बीच वो लिख के देगा आप कि एक वॉल यहां पर कंडीशन में, सोर्स यहां पर है, इतनी स्पीड से इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हुए इसकी तरफ जा रही है, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन। अब यहां ऑब्जर्वर पीछे ये आगे हो सकता है ये दूर न जाए, पास न जाए, हो सकता है ये रेस्ट में, ये मोशन में, हो सकता है दोनों मोशन में, हो सकता है जा रहे हो और आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन होगी क्वेश्चन में लिख के देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, दो बार पढ़ना है, और इससे नोटिस बनाने के बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो क्या होगा। यहां पर हम जब भी कैसे स्टार्ट करेंगे, हमेशा सोर्स से स्टार्ट, सोर्स ही प्रोड्यूसर है, साउंड प्रोड्यूस वही करता है ना बेटा, तो वो जब तक साउंड नहीं बनाएगा फिर हमने एग्जीक्यूट नहीं, तो केस कहां से स्टार्ट करेंगे, सोर्स। सोर्स जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड को सबसे पहले ऑब्जर्वर सुनता है, सुनेगा ना यार, अगर ये ऑब्जर्वर पीछे है तो पीछे भी साउंड जाता है, जाएगा ना, ऑब्जर्वर के पीछे भी जाएगा, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में साउंड एमिट करता है, तो अगर आगे है तो आगे जाएगा, पीछे है तो पीछे जाएगा। सबसे पहले साउंड सोर्स से जाएगा, कहां जाएगा, ऑब्जर्वर के पास, कुछ साउंड दीवार पे जाएगा, और दीवार पे जाएगा तो लौट के वापस भी आएगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और जब लौट के आएगा तो ये वापस ऑब्जर्वर सुनेगा। मतलब ये ऑब्जर्वर दो साउंड सुनता है, डायरेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। अभी दोनों जब सुनता है तो उसको दोनों में कितना चेंज फील हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें निकालना। रेडी सब लोग, ये तो हो गया डायरेक्टेड और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते हैं इको, उधर से लौट के जो है ना इको, ये कितना आया, इसका कितना फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, ध्यान से पढ़ेंगे, डायग्राम बना लेंगे, बनाने के बाद केस कहां से स्टार्ट करेंगे, सोर्स के पास जाएगा, दीवार पे जाएगा, लौट के वापस ऑब्जर्वर के पास। अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि साउंड हमेशा सोर्स से चलेगा और हमेशा ऑब्जर्वर के पास जाएगा, कभी लावारिस नहीं घूमेगा, फ्री नहीं घूमेगा, कहां जाएगा, ऑब्जर्वर से सोर्स के पास जाएगा, ऑब्जर्वर सॉरी सोर्स से चलेगा और ऑब्जर्वर के पास जाएगा। कभी कभी यहां पर ऑब्जर्वर नहीं दिखता है तो मानना पड़ता है इमेजिनरी ऑब्जर्वर, कभी कभी सोर्स नहीं दिखता है तो मानना पड़ता है, उसे क्यों मानना पड़ता है, बोले इसलिए मानना पड़ता है कि हम लोग डबल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, यहां दोनों होने चाहिए, सोर्स भी होना चाहिए, और कभी कभी नहीं होता तो मानना पड़ता है ताकि हम केस को आगे बढ़ा सके, ताकि हम उनके बीच में डबल इफेक्ट लगा सके और क्वेश्चन सोल्व कर सके, तो मानना पड़ता है। साउंड कहां से चलेगा, ऑलवेज कहां जाएगा, अगर आपको ऑब्जर्वर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता तो कभी कभी मानना पड़ता है इमेजिनरी ऑब्जर्वर, इमेजिनरी सोर्स। कैसे मानते बताता हूं, केस कहां से स्टार्ट करेंगे, सोर्स से साउंड चलेगा, सबसे पहले ऑब्जर्वर के पास जाएगा, देखो सोर्स से जा रहा है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, कंडीशन फुलफिल, दीवार पे भी जाएगा, जा रहा है, तो सोर्स से साउंड चला, ऑब्जर्वर के पास जाना चाहिए, ओहो ये दीवार पे जा रहा है, तो मानेंगे दीवार को इमेजिनरी ऑब्जर्वर। अबे मानने में क्या जाता है यार, इससे साउंड सुना ना, दीवार के पास साउंड आया तो सुना, हाथ पे मानेंगे इससे सुना, सोर्स से चला, ऑब्जर्वर के पास गया, तो मान लिया हमने ये इमेजिनरी ऑब्जर्वर है, कोडेश लौट के वापस आया, किसने सुना, साउंड कहां से आ रहा है, दीवार से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, इसका दीवार कौन हो गई, सोर्स हो गया, इमेजिनरी सोर्स हो गया, फिक्स हो गया। आज आप ध्यान रखेंगे आज के बाद कि जो भी रिफ्लेक्टर होता है ऑलवेज वो इंसिडेंट साउंड के लिए ऑब्जर्वर बिहेव करता है और रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए सोर्स बिहेव करता है।
अब ध्यान से देखो, इसमें 3 सोर्स ऑब्जर्व के पेयर, रियल सोर्स रियल ऑब्जर्व पहला पेयर, रियल सोर्स इमेजरी ऑब्जर्वर दूसरा पेयर, इमेजरी सोर्स रियल ऑब्जर्वर तीसरा पेयर, 3 पेयर बन गया। रेडी? अब बात सुनना ध्यान से, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है और ये सोर्स बीएस स्पीड से एन फ्रीक्वेंसी के साथ पुरुष करते इसके पास आ रहा है। तो बताओ ये जो सुनेगा, ये एन सुनेगा कि एन डैश सुनना चाहिए? आप रेड सुनेगा ना यार, पास में आ रहा, रिलेटिव मोशन हो रहा, तो एन सुन लेगा कि डायरेक्ट? नहीं सुनेगा। क्या सुनेगा? तो हम इसको नेम देंगे एन डैश और टी भी बोलेंगे सर। डैश क्यों बोला? डैश क्यों बोला? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए अपेरेंट सुनेगा। टी क्यों बोला? बोला सीधा आ रहा है, तो एन डैश डी बोलेंगे। डी फॉर, तो आज के बाद फिक्स हो गया नोमेनक्लेचर क्या, कि रियल सोर्स से रियल ऑब्जेक्ट जो साउंड आएगा उसको नाम देंगे, नेम देंगे एन डैश डी। डैश क्यों बोला? अपेरेंट आएगा। डी क्यों बोला? डायरेक्ट। ओके, फिर ये साउंड दीवार पे जा रहा है। दीवार कौन है? ऑब्जर्वर है रेस्ट कंडीशन में, लेकिन इसके रेफरेंस सोर्स के पास में आ रहा है। तो बताओ ये एन सुनेगा कि एन डैश? एन डैश सुनेगा। एन डैश सुनेगा, अब अपेरेंट एन डैश सुनेगा। अब ये यहां पर साउंड गया एन डैश, लौट के उधर से आया, तो लौट के आया उसको नेम दे दिया एन डैश आर। गया कौन था? एन डैश। लौट के आया तो नेम क्या दिया? एन डैश आर। 3 तरह के नोमेनक्लेचर, एन डैश डी, एन डैश, एन डैश आर। एन डैश डी कौन होगा? रियल सोर्स से रियल ऑब्जेक्ट जाने वाला साउंड, एन डैश डी। दीवार पे जाने वाला, लौट के आने वाला, एन डैश। अब एक बात और, आप बताओ सोर्स कौन है? अभी दीवार। ये ऑब्जर्वर कौन है? दीवार। तो जब ऑब्जर्वर कब था? जब साउंड आया, और जब साउंड गया तो क्या बन गई? इसका मतलब सोर्स वही था, वही है जो कुछ देर पहले कौन था? ऑब्जर्वर था। बताओ इसने क्या सुना? तो जो ये सुनता है ना, वही सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, डैश। मतलब फिक्स हो गया, जो भी रिफ्लेक्टर होता है वो ऑल डैश डैश होता है, तीनों डैश होता है, डैश डैश डैश। साउंड आया तो डैश, ओ डैश। सुना तो एन डैश, गया तो एस डैश। आप सोचो ये सोर्स वही तो था, कुछ कौन था? ऑब्जर्वर। इसने क्या सुना? एन डैश। तो जो एन डैश सुनेगा वही सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बोलो ना। कहने का मतलब ये है कि तीनों ही डैश डैश डैश। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तीनों बातें लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ इस केस में एन डैश डी कितना? अब सोचो, पास में आ रहा ना यार। सब लोग बताओ इस डायग्राम में एन डैश कितना? ये रस में ये सोर्स पास में कितना आएगा? वी अपॉन वी माइनस वी एस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस ऑब्जेक्ट के लिए सोर्स पास से पास में आ रहा है और उसके लिए दूर से पास में आ रहा है, लेकिन पास आने की स्पीड सेम, अप एंड फ्रीक्वेंसी सेम। अब बताइए एंडेशा। सोचो एंडेशा किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। ये भाई सब भी, ये भी नॉट डबल, और जब डिफ्लेक्ट डबल नहीं होता तो क्या होता है? वही साउंड होता है जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है। बताओ इसका सोर्स कौन है? ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओहो, इसका मतलब एंडेशा का वाली एंडेश की तरह। अब आप बताओ, मेरा रियल ऑब्जर्वर ये है, इसने कितने साउंड सुने? तो हम इससे पूछेंगे बेटा चेंज बता दे, वो चेंज कितना होगा? तो एन डैश आर माइनस एन डैश डी, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। बताओ ये दोनों क्या है? सेम। जीरो हो जाएगा ये क्वेश्चन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन लिख दे, पढ़ेंगे, डायग्राम बना लेंगे। बनाने के बाद कैसे कहां से स्टार्ट करेंगे? सोर्स से। सोर्स से साउंड कहां जाएगा? पहले ऑब्जर्वर के पास जाएगा, फिर दीवार पर, फिर लौट के ऑब्जर्वर के पास आएगा। उसको नेम कर देंगे एन डैश डी। बस तीनों की फिगर से निकाल लो, हैप्पी। एन डैश डी एन डैश हम डिफरेंस कर सकते हो ना? मैं आपको ये नोट करो, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं, सोल्व करो। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक रिफ्लेक्टर है, रेस्ट कंडीशन, ऑब्जर्वर है, सौ
क्या हुआ? अबे लास्ट क्लास क्या है तुम्हारे यहाँ? लास्ट क्लास है। तुम भी उसके लास्ट बार पानी पी लोगे? मतलब कुछ भी है, मतलब कुछ भी है यार। मतलब कितना कॉन्फिडेंस तुम हो, कैसे ऑफ करें? अच्छा लग रहा है यार मेरे ध्यान से समझता हूँ। तू इधर आ जाना यार, सब जगह लग रहा है मेरे से। कहाँ बैठेगा? आजा बेटा आजा। नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहा हूँ। चिल्ड आ रहा है नहीं? तो आप तो मोबाइल से कर दिया करो ना। नहीं होता आजकल, नहीं होता, वो आवाज ही आती है बस टू टू। होता कुछ भी नहीं, हो सब लोग कर रखा है हमने। तुम स्मार्ट, हम तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। समझा करो आप। और क्या, सब लोग कर देते हैं हम लोग, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं अंदर। करिए आप लोग, है ना भाई? वाह, बिल्कुल स्टार्ट करने का तरीका वैसे की वैसे है ना बेटा। ये डायग्राम भी आपको खुद को बनाना, ये तो मैं बना के दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको खुद को बनाना पड़ेगा एग्जाम। और स्टार्ट करने का तरीका वैसे वैसे ही करो। सोर्स से स्टार्ट करेंगे, सोर्स से साउंड चलेगा, ऑब्जर्वर के पास जाएगा। क्यों दिख रहा है इसको? वाह, और क्या है? टू वी वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर इंटू एन, लेकिन अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या आएगा? टू वी एस अपॉन वी। करिए आप लोग, पेन चलाओ बिल्कुल। हो गया होगा। केस कहां से स्टार्ट करूं? सोर्स से। सबसे पहले सोर्स साउंड चलेगा, ऑब्जर्वर के पास जाएगा। कुछ साउंड दीवार पे जाएगा, दीवार खाएगी नहीं, लौट आएगी उधर से वापस, और ऑब्जर्वर के पास जाएगा। ठीक है साहब? ये सोर्स से साउंड चला तो ये ऑब्जर्वर बन गया ओ डैश, और इधर से आया तो ये एस डैश। अब हम नोमेनक्लेचर देखें, बताओ रियल सोर्स से लिए ऑब्जर्वर बजा साउंड जाएगा, उसको नेम कर देंगे एन डैश डी, इसको एन डैश। ये क्या हो गया? एन डैश। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एन डैश। अरे यार सेम, मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार दो बार स्टार्टिंग में बस थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी, बाकी ऑटोमेटिक क्वेश्चन खुद चलेगा। अब स्टार्ट बिल्कुल। अब सब लोग बताओ, एन डैश डी कितना होगा इसका? वी अपॉन वी माइनस की जगह वी एस प्लस आएगा ना बेटा। ये दूर जा रहा ना यार, ये दूर जा रहा था इनटू यार। ठीक है सर, एन डैश बताओ कितना होगा? वी अपॉन वी माइनस वी एस। पास आ रहा देखो ध्यान से, इसके लिए तो पास में आ रहा है, उसके लिए दूर जा रहा है, ऐसा होगा। फिर बताओ एन डैश आर। एन डैश आर किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, ये दोनों रेस्ट में, नॉट ऑपरेटर। एन डैश यू। अब आप बताओ, आपके ऑब्जर्वर ने, रियल ऑब्जर्वर ने कितने साउंड सुने? दो साउंड है, बी इज टू डेल्टा एन, तो एन डैश आर माइनस एन डैश डी कर। बताओ एन डैश आर कौन? वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये होगा वी अपॉन वी प्लस वी एस और होल एन। ये सोल्व पहले किया था अपन लास्ट टाइम पे, कितना आया था? टू वी एस अप्रोक्सीमेशन अपॉन वी इनटू एन। ये बताओ आ गया था? अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों सिचुएशन में कौन मोशन, कौन रेस्ट? दोनों केस में सोर्स मोशन में, ऑब्जर्वर रेस्ट है। बस मैंने थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी, ऑब्जर्वर यहाँ बीच में था, मैंने यहाँ पीछे ला, तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई और यहाँ कितनी आई? इसका मतलब यहाँ दो कंडीशन हो सकती है।
या तो बीट होता है या फिर नहीं होता। नहीं होता तो कितना होता, और होता है तो 2vs/v। इंटरचेंज कर दूं, मैं सोर्स को रेस्ट करा दूं और ऑब्जर्वर को मोशन करा दूं, तो उसमें भी दो कंडीशन होगी, या तो बीट होगा या फिर नहीं। नहीं होगा तो आंसर जीरो, अगर होगा तो आंसर 2v है ना, v0/v। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि इसका क्वेश्चन का आंसर हमको मेरे को पहले से पता है। पिक करना तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन हम चाहे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ दो बातें होगी, या तो बीट होगा या फिर नहीं होगा तो कितना होगा, और होगा तो आंसर फिक्स है। सोर्स मोशन होगा तो क्या होगा 2vs/v इंटू एन, और ऑब्जर्व मोशन होगा तो कितना होगा v इंटू। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव। हमें आना जरूर चाहिए, लेकिन हम चाहे तो वैसे हो सकता है, बस हमें चेक करना होना चाहिए बीट्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो जीरो, और है तो आंसर फिक्स है 2vs या 2v0/v2n। तो जब हमें पता है इसका आंसर, हमें बताया तो उसको सोल्व पेन चलाए भी कर सकते हैं, बस हमें जज करना होना चाहिए बीट्स है या नहीं। तो वो जज कैसे कर, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़कर ऐसा डायग्राम बना, केवल डायग्राम बनाना बस। आप उसके बाद उसको सोल्व नहीं करना, कोई एरर नहीं लगाना, प्रैक्टिकली सोचे। एग्जामिनेशन हॉल में भी बॉल होती है, ये मान ले बॉल, वहां भी तो वॉल होती है ना। तो मान लेते एग्जाम में बैठे हम लोग, हम ऑब्जर्वर हैं, हम पेपर दे रहे हैं ना, हम ऑब्जर्वर हैं, हम अपने आप को रेस्ट मान रहे हैं, मैं रेस्ट में हूँ, ये दीवार यहाँ रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है, मैं रेस्ट में हूँ, मेरे पीछे सोर्स है, ये सोर्स मेरे पास आ रहा है, मैं क्या सुनूंगा, हाई सुनूंगा। ये सोर्स दीवार के रसोई पास में जा रहा है, दीवार भी क्या सुनेगी आपको, तो मैं जो हाई सुनूंगा वही हाई हो, डिस्टेंस तो डिपेंड करता ही नहीं। मैंने क्या सुना हाई, उसने भी क्या सुना हाई। अब वो हाई खाएगी थोड़ी, हाई उधर से लौट आएगी, तो उधर से लौट के आएगा वो भी क्या होगा हाई। मतलब मैंने दो हाई हाई सुने, ये भी मैंने हाई, ये भी मैंने हाई 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 सुना, तो हाई माइनस हाई कितना होगा जीरो। देख लो ये भी एक हाई, ये दीवार ने सुना हाई, ये उधर से लौट के आया हाई, हाई माइनस हाई जीरो। इधर देखो ये केस देखो, ये रिफ्लेक्टर है, मैं ऑब्जर्वर हूं, बीच हूं, सोर्स बीच में है, चार है, चामर। इधर कम भी सुनूंगा, इधर ज्यादा भी सुनूंगा, वो हाई लो दोनों सुनूंगा, हाई लो सुनूंगा, तो चेक होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा तो आंसर क्या होगा 2vs है, 2 चेक कर सकते हैं। अब करना हमें आना चाहिए, तो हमने पहले बताया आपको, ये आना ही चाहिए, उसके बाद हम चाहे तो सभी कर सकते हैं। बोलो ना, क्वेश्चन पढ़िए, 70 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 17, थर्ड एक्सरसाइज। पढ़ो, क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ये मॉड्यूल से क्वेश्चन, अरे एग्जाम में ये डायग्राम आपको खुद को बनाना। आपको तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है साला, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वर रेस्ट, ऑब्जर्वर कहां बैठा है। ऑब्जर्व कहीं भी हो सकता है, अगर ऑब्जर्व बीच में हुआ तो फिर जीरो होगी, और पीछे होगा तो 2vs/v2n। यहाँ पर सेम सिचुएशन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि यहाँ पर ऑब्जर्व कहां बैठा है, इसके आंसर दोनों पॉसिबिलिटी उसके, जीरो भी या फिर 2vs/v2n भी हो जाएगा। सॉल्व लेना, अबाउट में आंसर 8 आ जाएगा, जीरो रहेगा, नहीं होगा बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड एक्सरसाइज पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
इको समझते, इको क्या? एंड शार, रिफ्लेक्टेड साउंड को बोलते हैं इको, ध्यान रखना। तो एंड शार निकालना है इस क्वेश्चन। अरे यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये देख लो। अरे यही सिचुएशन है, और क्या पूछ रहा है? इको पूछ रहा है। इको मतलब उधर से लौट के जो आएगा, एंडेश आर पूछ रहा है। बताओ एंडेश आर कौन है? एंडेश आर का वैल्यू एंडेश के बराबर है। एंडेश कौन है? ये बताओ, एंडेश आर एंडेश होगा? आप बताइए, एंडेश आर इक्वल टू एंडेश इक्वल टू क्या? बी अपॉन बी माइनस बी एस इंटू, सॉल्व कर लेना। ये कितना होगा? 330 अपॉन 330 माइनस 15 इंटू 800। सॉल्व करना आता है ये। 838 आंसर ऐसे आता है। बोलो ना यार, ये तो डायग्राम था, एंड शार्प पूछा ना उसने। बोलो। तो एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। अभी तो मैंने कहा सिंगल सिंगल बॉडी मोशन करी, इसलिए कैसे यहाँ पर बन जाते हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी दोनों बॉडी भी मूव कर सकते, जब दोनों बॉडी मूव करती तो क्वेश्चन कैसे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक रिफ्लेक्टर यहां पर है जो रेस्ट कंडीशन, और एक यहां पर एक मर्सिडीज बेंज कार है, और ये है एसएमजी सर की मर्सिडीज। मजाक मत करो, दुआ करो भगवान से मर्सिडीज आए। तुम भी क्या यार, कहां तक बाजार में घूमूंगा मैं। मर्सिडीज बेंज। तो ये कार यहां पर है जिसकी स्पीड है एक्स मीटर परसेंट करने में मर्सिडीज बेंज एसएमजी। यहां पर एक सोर्स है, और ये कार ड्राइवर चला रहा है, ये ड्राइवर ऑब्जर्वर है। एसएनजी सर यार, तुम लोग अपने लेवल की बातें मत करा करो यार। अगर मैं मर्सिडीज रखूंगा तो मैं ड्राइवर रखूंगा, कार ड्राइवर चला रहा, मैं पीछे बैठ क्लास लेने जा रहा हूं। तुम भी क्या है यार, अपने लेवल की बातें कर दो यार। मर्सिडीज है, मर्सिडीज यहां पर है, ड्राइवर कार चला रहा, मैं पीछे बैठा हूं क्लास लेने जा रहा हूं। अब ये ड्राइवर सामने इसको दीवार दिखती, दीवार को देख के हॉर्न बजा रहा है। आजकल के ड्राइवर ऐसे, मैं पीछे बैठा हूं। दीवार को देख के हॉर्न बजा रहा है, मैं पीछे बैठ जा। तो समझ रहे आप लोग? अब जैसे हॉर्न बजेगा, सबसे पहले ड्राइवर उस साउंड को सुनेगा, सुनेगा बेटा, यही साउंड दीवार पे भी जाएगा और लौट के वहां से आएगा वापस, उसको फिर सुनेगा। मतलब यहाँ भी कंडीशन अगर देखे तो ये जो ड्राइवर है ऑब्जर्वर व्यू करता है, ये दो साउंड होता है, डायरेक्टेड और रिफ्लेक्टेड। अब दोनों इसको कितना चेंज हुआ, ये हमें क्वेश्चन होगा। रेडी? बस आप देखो, कार के अंदर दोनों बॉडी है, सोर्स ऑब्जर्वर, और दोनों मोशन में है, ये दोनों बॉडी मूविंग कंडीशन में। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल वैसे वैसे करना जैसे आप पहले करते। केस कहां से स्टार्ट करोगे? साउंड कहां जाएगा पहले, फिर कहां जाएगा, फिर लौट के सीधा आएगा, उसको नेम क्या देंगे? जो सीधा आएगा उसको नेम देंगे एंडएचडी। दीवार पे लौट के आया, बस सोल्व करना है सेम। तो क्वेश्चन मेरा ये, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं हम लोग इको, एंड बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय। आप कर सकते हैं, करिए।
शाबाश, ये तो एंड इशारा आ गया है ना, बस बिट तो आ ही जाएगा, उसमें माइनस कर दे। केस कहां से स्टार्ट करूं? सोर्स, सोर्स से साउंड चलेगा, पहले ऑब्जर्व के पास पहुंच गया, नेम क्या दिया, एंड डैश डी, फिर साउंड चलेगा दीवार के पास, ये सोर्स लिया ओ डैश हो गया, इसने क्या सुना एंड डैश, साउंड डॉट के वापस ऑब्जर्वर के पास आया, इसको बोलेंगे एंड डैश आर, ये क्या हो गया एस डैश, इसने क्या सुना एंड डैश। सेम नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम, करना तो मैं आना ही चाहिए एक्चुअली। अब सोल्व कर ले, चलो स्टार्ट। सब लोग बताइए एंड डैश डी का वैल्यू, सही लिखाएंगे। रिलेटिव मोशन जीरो है, दोनों कार के अंदर है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन जीरो, तो एंड एच डी का वैल्यू क्या होगा एन होगा, वही साउंड होगा जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए क्लियर, एंड डैश बोलना पड़ेगा आपको, ऑब्जर्वर रेस्ट में सोर्स पास में जा रहा है, अपॉन v माइनस v s इनटू, सॉरी v s का मतलब x, कार की स्पीड कितनी है x है ना, तो ये है x को इनटू है, सही है। फिर बताइए एंड डैश आर, एंड डैश आर, पहले देखो एंड डैश आर किसके बीच में, पहले देखो ब्राउन हुई जल्दी मत, ये एंड डैश आर इसके बीच में, ये सोर्स के ऑब्जर्वर के बीच में, सोर्स और रेस्ट में, लेकिन आपको तो ये ऑब्जर्वर कार पे बैठा, कार पास में आ रही, ओहो इसका मतलब एक बार फिर ऑब्जर्वर के मोशन से रिलेटेड होगा, बताओ कार पास में आ रही तो पास में आ रहा ऑब्जर्वर के दूर जा रहा है, पास में, v x इनटू 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 एंड डैश होगा सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड डैश, और एंड डैश मेरे को पता है, पता है ना, ये पुट कर दो इसके अंदर, तो एंड डैश आर का वैल्यू कितना होगा, v प्लस एक्स अपॉन v इंटू, यहां पर लिखेंगे v अपॉन v माइनस एक्स इंटू एन, सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा, v प्लस एक्स अपॉन v माइनस एक्स, इस क्वेश्चन में एंड डैश आर का वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब कार के अंदर दोनों बॉडी होती है और कार मूव कर रही है, तो इसका तो दोनों ही मोशन में है, तो दोनों बॉडी मोशन में है, तो ऊपर भी चेंज आता है और नीचे भी चेंज आता है, मोशन से, और नीचे सोर्स के मोशन से, दोनों तरफ चेंज आता है, ऊपर v प्लस एक्स, नीचे v माइनस एक्स। और दूसरा एक बात और देखो, कार दीवार की तरफ जा रही है, सोचो जब कार दीवार की तरफ जा रही है तो सोर्स पास में जा रहा है, और उधर से साउंड जब आएगा तो ऑब्जर्व पास में जा रहा है, इसके बाद दोनों पास में जा रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने का, जब भी दीवार की तरफ कार जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का, दोनों बॉडी मोशन में, पहली बात तो ये दोनों तरफ चेंज होगा, और कार दीवार की तरफ जाएगी तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, अगर यही कार दीवार से दूर जाती तो ऊपर माइनस आता और नीचे प्लस आता, बोलो, तो एंड यहाँ प्लस। अब बताओ ड्राइवर ने दो साउंड सुने, एंड एच डी है, एक तो एंड एच डी और एक एंड एच आर, तो बताओ उसके चेंज भी तो पूछेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, b इक्वल्स टू डेल्टा n इक्वल्स टू n डैश r माइनस n डैश r, कितना होगा v प्लस x अपॉन v माइनस x इनटू n माइनस n, कितना है 2x अपॉन v माइनस x इनटू n, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, आपको नेम इसलिए दिया है किशन जी सर की मर्जी की तरफ से, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। कार का केस है, दोनों बॉडी मोशन में, जब कार दीवार की तरफ जाती है तो ये आंसर ऐसे ध्यान रखिए, v प्लस एक्स अपन v माइनस एक्स, और जब कार दीवार से दूर जाएगी तो v माइनस एक्स अपन v प्लस, और ये हमें पता, तो इसमें से n को माइनस कर देना, बीट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ाता हूं, देखो एग्जाम में ये लैंग्वेज में कैसे आता है क्वेश्चन, आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज थर्ड, एक क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन नंबर 112 एक्सरसाइज 1, पहले तो 26 पढ़िए आप, ऐसे आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, हमारा ये जो आर्टिकल है साउंड कटोरेट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
हम जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वेव का, सबसे पहले साउंड का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। इस बार 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, वहां से क्वेश्चन आएगा। और अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए ध्यान रखिए, इस चैप्टर का जब भी रिवीजन करें ऐसा नहीं स्टार्ट से करें, बोले वेव कैसे कहते हैं, फिर वेव का क्लास चैप्टर फलाना डिगरा डिगरा, बोले पास में लास्ट में आता है तो बंद कर रहे इस टॉपिक, बोले जहां से क्वेश्चन आता तो बंद ही कर देते हैं हम लोग। तो उल्टा रिवीजन करना है, इसको रिवर्स करना है। पहले क्या करेंगे, साउंड का टॉपिक, फिर स्टेशनरी, बाकी फिर टाइम बचता तो बाकी टॉपिक पढ़ेंगे इसके। ठीक है, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूँ, एक तो साउंड का डबल इफेक्ट और एक स्टेशन। ऐसे ऐसे में भी ध्यान रखना, दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सेसिव काइनेमेटिक्स एक्स पी ए और एफ, ग्राफिकल सेक्शन क्वेश्चन फॉर्मूला वगैरह है ना, और एक आता है स्प्रिंग पेंडुलम, वहां से क्वेश्चन। दो आर्टिकल वहां पे इंपॉर्टेंट। जब भी रिवीजन करेंगे एसएसएम का तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ेंगे और एक्सेसिव काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, दो क्वेश्चन वहां से। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना है, बस सोल्व नहीं करना, पढ़ लो आप। ये क्वेश्चन है, तो कार दीवार के पास जा रही कि दीवार से दूर जा रही, पास जा रही, क्या पूछ रहा है, एन डैश आर तो दे रखा उसने, एक्स पूछ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, b प्लस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इंटू एफ इक्वल्स टू 2f, एक्स आ जाएगा यार, नहीं कर सकते बताओ। एक और बढ़िया 112 नंबर क्वेश्चन, ये नंबर लिख लेना आप लोग, साहब रिवीजन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 112, नहीं होगा, क्या पूछ, क्या पूछा, बीट्स पूछा है, ये फॉर्मूला है 2x अपॉन b माइनस, ये फॉर्मूला याद नहीं देगा, फिर बोल रहा हूं मैं आपसे। तो पहले क्या करेंगे, एन डैश आर लिख देंगे, एन में माइनस कर देना, एन क्रॉस बीट आ जाएगा, नहीं कर सकते बताइए। पर लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको सोल्व करना है, आपकी जिम्मेदारी। और इससे से साउंड का जो रोबेट है वो पूरा होता है। सोल्व तो कर ही लेना आप, सोल्व में क्या करना, मैं तो आप बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है। ये साउंड प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, वो है लाइट डॉपलर इफेक्ट। जैसे साउंड का फिल्म होता है वैसे लाइट का भी होता है। यूनिवर्स में लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स हमारे रेस्पेक्ट में मोशन करते हैं, मोशन करते हुए लाइट को एमिट करते हैं। तो उससे आने वाली जो लाइट है उसका भी हमें फ्रीक्वेंसी चेंज ऑब्जर्व होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, हम उसको बोलते हैं लाइट डॉपलर। मतलब जैसे साउंड ये फिल्म शो करती है ना, वैसे लाइट भी शो करती है। तो यूनिवर्स में लाइट सोर्स होते हैं, ये हमारे रेस्पेक्ट में मोशन करते हैं, मोशन करते हुए लाइट को एमिट करते हैं। तो उससे आने वाली जो लाइट है उसका भी हमें फ्रीक्वेंसी चेंज ऑब्जर्व होता है, हम उसको बोलते हैं लाइट डॉपलर। अब इसके 2 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट का डॉपलर, ये सिमेट्रिक फिनोमेना होता है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, साउंड का, वो कैसा फिनोमेना था, एसिमेट्रिक फिनोमेना होता है, लेकिन ये सिमेट्रिक। और ये दोनों में डिफरेंस भी है, और इस डिफरेंस को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वो एसिमेट्रिक था, उसका मतलब क्या समझते थे, चेंज रिलेटिव मोशन के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता था कि कौन मोशन में होता था तो चेंज कुछ अलग आता था, और जो ऑब्जर्व मोशन में होता तो चेंज कुछ अलग आता था। सुनो क्यों हो रहा था ऐसा वहां पर, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फैक्टर अलग अलग था। जब सोर्स मोशन में होता है तो लैम्डा चेंज होता था, और जो ऑब्जर्व मोशन में होता है तो वेलोसिटी चेंज होती थी। बताया था ना आपको यार, दोनों सिचुएशन में चेंज फैक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए चेंज कमांड भी अलग अलग आता है। वो एसिमेट्रिक था। लेकिन जब लाइट की बात करते हैं तो सिमेट्रिक फिनोमेना होता है। यहाँ चाहे सोर्स मोशन में हो चाहे ऑब्जर्व मोशन में हो, डजंट मैटर, बस यहाँ पर रिलेटिव मोशन है ना, यहाँ पर रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी चेंज कितना हो। चाहे सोर्स मोशन में हो चाहे ऑब्जर्व मोशन में हो, अगर रिलेटिव मोशन सेम है तो दोनों सिचुएशन में चेंज का अमाउंट सेम आता है। ये सिमेट्रिक फिनोमेना होता है। क्यों होता है, प्लस सिमेट्रिक इसलिए होता है कि यहाँ पर चेंज फैक्टर केवल एक ही होता है, और वो होता है वेवलेंथ। वहां तो वेलोसिटी भी चेंज होता था साउंड का, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो साउंड की नहीं है, लाइट का फिनोमेना है, तो यहाँ लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता। लाइट का स्पीड बहुत बड़ा स्पीड है, वो इनफाइनाइट जैसा बिहेव करता है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है। तो रिलेटिव मोशन की वजह से लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता, और जब लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता तो यहाँ पर चेंज किससे स्टडी करते हैं, लैम्डा से।
अरे बताया था ना, वहां से साउंड आ रहा था बी से, इधर से ऑब्जर्वर जा रहा बी नोट से, तो बी प्लस बी नोट हो गया। लेकिन अगर ऐसे लाइट उधर से आया सी से, भाई साहब जाए बी नोट से, तो सी प्लस बी नोट नहीं होता। अबे सी बहुत बड़ा स्पीड है, 3 इंटू 10⁸8, वो अनंत की भांति व्यवहार करता है, वो इनफाइनाइट जैसा बिहेव करता है। उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, रिलेटिव मोशन पे से वो चेंज नहीं होता, और जब वो चेंज नहीं होता तो हम फिर उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज किससे स्टडी करते हैं, लैम्डा से ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के केस में चाहे सोर्स मोशन हो चाहे ऑब्जर्व मोशन पे हो, दोनों सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी चेंज का फैक्टर कौन होता है, लैम्डा, उस लैम्डा से स्टडी करते हैं। और जब चेंज फैक्टर एक ही है तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होता है, चेंज भी क्या होगा, सेम आता है। तो ये सिमेट्रिक है और वो एसिमेट्रिक है। लिखे पहला पॉइंट तो, Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomenon. लिखो तो सही पहले। Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomenon, but Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomenon, but for light waves, it is a symmetric phenomenon. But for light waves, it is a symmetric phenomenon. Because here c goes to n lambda. Because here c goes to n lambda. वहां क्या लिखते थे, v goes to n lambda लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, c goes to lambda, एंड आगे लिखेंगे एंड c यहां क्या रहता है, कांस्टेंट, और जब c कांस्टेंट रहता है देन n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। c यहां कांस्टेंट होता है, रिलेटिव मोशन से बदलता नहीं, और फिर भी फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बदलने का रीजन कौन हुआ, लैम्डा। और लैम्डा एन रिलेशन क्या होता है, इनवर्स फैक्टर होता है, और एक ही फैक्टर चेंज होता है, एक ही चेंज फैक्टर है लैम्डा, तो चेंज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, चेंज सेम आता है। दूसरा पॉइंट लिखो, बताता हूं। इट इज बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो फिनोमेना है ना, ये आइंस्टाइन की थ्योरी पर बेस्ड होता है। आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलता है, आइंस्टाइन बोलते हैं, जो भी बोल दो। इट इज बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। It is based on Einstein's theory of relativity. भी बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन इस एग्जाम इस पॉइंट वो पूछता है, देखो कैसे लाइट डॉपलर इफेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है, डॉपलर आइंस्टीन फलाना ठीक, नहीं बच्चे डॉपलर टिक कर देते, बोले क्यों, बोले लिखा तो है ना लाइट डॉपलर, डॉपलर आ तो रहा है इसमें डॉपलर तो बोलते डॉपलर साले को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज यहाँ भी होता है रिलेटिव मोशन से, इसलिए डॉपलर बोलते हैं, लेकिन बेसिकली इसका एक्सप्रेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ये, ध्यान रखिए किस पर बेस्ड होता है, आइंस्टीन पे बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब लाइन चेंज करके लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसका एक्सप्रेशन किसने दिया था, आइंस्टीन दिया था, इसमें लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पीड ऑफ लाइट c, according to Einstein speed of light c behave as infinite speed. Speed of light c behave as infinite speed means c plus minus vo is equals to c, or c minus plus vs is equals to c. So n dash is equals to bracket on bracket close into n divider c plus minus po, c minus plus vs not applicable. And so apparent frequency of light waves n dash is equals to
अंडर रूट 1 प्लस माइनस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस प्लस बी अपॉन सी और इंटू एन इन बार where v relative speed between source and observer. अब तो समझा देगा। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट का स्पीड बहुत बड़ा स्पीड है, वो इनफाइनाइट जैसा बिहेव करता है, उसमें एडिशन सबट्रैक्शन वैलिड नहीं है, कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वो सी 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 रहता है, बदलते हैं। सी प्लस माइनस वीओ सी रहता है, सी माइनस प्लस वीएस सी रहता है, सी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ सी सी रहता है, बदलता है। और जब सी नहीं बदलता है हम बोलते हैं यहाँ पर, तो फिर ये एनएच का जो फॉर्मूला आपने साउंड में पढ़ा था अगर वो यहाँ पर अप्लाई करें ऐसे तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हम इससे एनएच फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर आइंस्टीन अपनी थ्योरी से अपने कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला बना के दिया अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज का, हम इस फॉर्मूले से एनएच को फाइंड आउट करते हैं। ये वो फॉर्मूला कहां से लाया कैसे लाया ये उसकी प्रॉब्लम है, हम इसको सीधा एडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि आइंस्टीन है यार, नाम ही खतरनाक है। अब दोनों फॉर्मूला भी खतरनाक उसने अपने जैसे बनाया। देखो ना रूट से स्टार्ट, अब जहां हमारी लिमिट खत्म होती वहां से तो स्टार्ट करता है। तो हम ज्यादा दिमाग नहीं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फेल हो रहा होता है, तो फिर आंसर निकला कि यार ये एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर उसका अपनी थोड़ी सी एवरेज का फॉर्मूला बना के दिया और फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, हम इससे एवरेज फाइंड आउट करते हैं। बस हम तो ये फॉर्मूला समझ ले, फॉर्मूला तो देखो फॉर्मूला रूट से स्टार्ट होता है, रूट में सब कुछ, ये सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो रूट से बाहर, ये ध्यान रखना। और उसके बाद ये 1 1 आप समझते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस समझते हैं, ऊपर जो v अपॉन सी वो v अपॉन सी नीचे भी आता है। ध्यान रखें सी तो लाइट का स्पीड है, लेकिन जो ऊपर v लिख रहे हैं वो v नीचे होता है, यहाँ v और vs नहीं आता, जो ऊपर v आता है वही v नीचे होता है। और यहाँ ध्यान रखें v अकेले सोर्स का स्पीड नहीं होता है, अकेले ऑब्जर्वर का स्पीड नहीं होता, दोनों का रिलेटिव स्पीड होता है, जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं। और ये पूरा फॉर्मूला एक साथ यूज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने का केस होता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, और घटने का केस होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, पूरा फॉर्मूला एक साथ यूज होता है। अगर बढ़ने का केस ऊपर प्लस नीचे माइनस और घटने का केस नीचे माइनस प्लस होता है, नीचे नीचे मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। कहने का मतलब बात ये कि ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं, तो सबने ये फॉर्मूला बना के दिया, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और इससे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, आप लिखना मत, पहले समझ लें कैसे यूज करते हैं इसको। यूज करने के लिए मैं दो केस लेता हूं, केस फर्स्ट पास आने का केस और केस सेकंड दूर जाने का केस। केस फर्स्ट में लोग पास आ रहे हैं, अब देखो पास कैसे आ सकते हैं, ये तीन तरह से पास आ सकते हैं। पहला केस है सोर्स यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में है, सोर्स पास में आए बी से, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर पास में आए बी से। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही थोड़ा थोड़ा पास, v/2 अब आप बताओ इसमें भी पास आ रहे हैं, इसमें पास आ रहे हैं और इसमें पास आ रहे हैं, बताओ यहां पर पास आने की रिलेटिव स्पीड, यहां भी v है, तीनों केस में पास आने का फिनोमेना है और रिलेटिव स्पीड सेम सेम है v, तो तीनों केस में एंड का सेम है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन मोशन, चाहे सोर्स मूव करे चाहे ऑब्जर्व मूव करे, अगर रिलेटिव मोशन सेम है, बोलो अगर रिलेटिव मोशन सेम है तो चेंज अमाउंट का होगा सेम। अब बताओ इसके साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। अब देखो कैसे अप्लाई करें, सुनो क्या लिखूं एंड इसका, तो बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट, ऊपर आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस, पूरा फॉर्मूला एक साथ यूज होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। मतलब किस स्पीड से पास आ रहे हैं, v रिलेटिव स्पीड से पास, बोलो पूरा v रिलेटिव स्पीड से पास आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऊपर भी v आएगा और नीचे भी v आएगा। यहाँ v/2 नहीं लिखते, यहाँ सोर्स ऑब्जर्वर का स्पीड अलग अलग नहीं होता, दोनों का रिलेटिव स्पीड लिखा है, और जो ऊपर आता v वही नीचे आता और इस सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इस केस में अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का केसेस कैसा लिखते हैं। अब ये दिया आइंस्टीन, लेकिन हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैसे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा, ये ऐसा बोल सकते हैं कि 1 + v/c की पावर हाफ, और ये भी बोल सकते हैं ऐसा 1 - v/c की पावर -12। सही लिखा, बिल्कुल सही।
अब आपको तो बी का वैल्यू सी से बहुत छोटा है, तो पावर अंदर आ जाएगी, नहीं आएगी, तो क्या बनेगा 1 प्लस बी अपॉन, और आपको तो यहां भी ये माइनस है और ये माइनस अंदर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां भी आएगा 1 प्लस बी अपॉन 2c, तो ये 2c से 2 बार हो जाएगा इनटू n। गलत लिखा? अरे समझ में आ रहा है कि तुम, आ रहा है ना? अब आपको तो बी का वैल्यू सी से बहुत छोटा था, ये तो 2c है, इससे और छोटा होगा, तो पावर फिर अंदर, पावर में अच्छी लगती नहीं अंदर, तो देखो क्या डैश 1 प्लस, बताओ क्या होगा, बी अपॉन सी इंटू n। यहां से देखो एन डैश का होना है ऐसा, तो मैं 2 आगे आ गया, 2 से 2 कट गया, एन डैश का वैल्यू ऐसा। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है, पर हम अप्रोक्सीमेशन इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ओपन करो क्या आएगा, एन डैश इक्वल्स टू एन प्लस बी अपॉन सी। एन कौन, सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, समथिंग प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर कोई बता सकता चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना हो, जो जुड़ रहा है वही ऐड होगा, कितना होगा बी अपॉन सी इंटू एन। बताओ फ्रीक्वेंसी चेंज का रीजन कौन हुआ, लैम्डा, और एन और लैम्डा में क्या रिलेशन, इनवर्स। तो कभी कभी आपसे लैम्डा डिजी पूछते तो बता सकते हैं हम लोग, बोले कैसे, बोले जो एनडिश का फॉर्मूला होता है उसको उल्टा कर देते और पीछे लैम्डा लिख देते, बताया था मैंने आपको। अबे एन और लैम्डा में क्या रिलेशन, इनवर्स, जो एनडिश का फॉर्मूला होता है उसको उल्टा करते पीछे लैम्डा लिखते, इसको क्या उल्टा 1 प्लस बी अपॉन सी की पावर माइनस हाफ और इनटू लैम्डा, ऐसा होता उल्टा, ऐसे नहीं सी अपॉन बी। ये पूरी टर्म है, इसको पूरे को रिवर्स करना है, 1 अपॉन दिस टर्म, इसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा माइनस और पीछे लैम्डा। अब समझ लो मेरी भावनाओं, और आपको तो पावर माइनस बने और पावर में अच्छी लगती नहीं, हटाओ इसको, तो बताओ क्या होगा माइनस, कहने का मतलब इस केस में अगर देखें तो लेमड़ा इसका फॉर्मूला ऐसा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, लेमड़ा क्या हो रहा है, घट, अरे बढ़ेगा तो घटेगा ना यार, बताओ डेल्टा लेमड़ा कितना होगा, माइनस बी अपॉन सी लेमड़ा होगा, बताओ माइनस क्या दिखाना चाहता है, डिक्रीज होगा। ये मैंने कहा पहला केस था, अगर मान लो केस नंबर 2 ऐसे ले ले, तो केस नंबर 2 में क्या होना चाहिए, दूर जाएगा, बोलो, तो दूर भी 3 तरह से जा सकते हैं, ये दूर जाए, ये रेस्ट हो, ये दूर जाए, ये रेस्ट हो, या दोनों ही थोड़ा थोड़ा दूर जाए, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी घटेगी, बोलो ना यार, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस, और पीछे दूर जा रहे हैं, ये फॉर्मूला लोगे, इसको ऐसा कर लोगे, ऐसा भी कर लोगे, ऐसा मैं कर दूं, और क्या करना है यार, मैं सीधा लिख रहा हूं, बताओ इस फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस बी अपॉन सी इंटू एन होगा, अरे ये प्लस होगा फ्रीक्वेंसी का, तो ये क्या होगा माइनस होगा, बताइए डेल्टा एन क्या होगा, माइनस बी अपॉन सी इंटू एन, तो बताइए लैम्डा डिश क्या होगा, 1 प्लस बी अपॉन सी इंटू लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा कितना होगा, बी अपॉन सी इंटू लैम्डा होगा, 4 फॉर्मूले जैसे यहां पर है वैसे 4 फॉर्मूले यहां भी बनते हैं, बस ध्यान रखें जो यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, और जो है ये तो बताया आइंस्टीन, कैसे बताया, अब बताएगा ऐसे तो देखो सुनो, बस उसके बाद देख लेना आप 2 मिनट, अच्छा लगा, हम लोगों ने उसे सम्मान करना था यार, उसको उसने बताया पर उसको सम्मान बाकी, तो मत हमें क्या पता हमारा क्वेश्चन से होना चाहिए एग्जाम, तो सुनो, बताओ पहले कैसे हम लोग पास आ रहे थे, दूसरे केस में दूर जा रहे थे, पास आने में क्या बढ़ता है और क्या घटता है, दूर जाने पे क्या बढ़ता है क्या घटता है, ये तो आप सब जानती है। अब सुनो, जिस स्पीड से लोग पास आते हैं, अगर उसी स्पीड से लोग दूर जाए, तो पास आने पर जो पैरामीटर जितना बढ़ता है, दूर जाने पर वो पैरामीटर उतना ही घटता भी, जैसे पास आ रहे थे बी से, किस स्पीड से जा रहे हैं डी से, तो पास आने पर जो पैरामीटर जितना बढ़ता है, दूर जाने पर वो पैरामीटर उतना ही घटता भी, माइनस का मतलब घटना, लेकिन बताओ वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन सी, यहां भी कितना होगा बी अपॉन सी, पास आने पर जो पैरामीटर जितना घटता है, दूर जाने पर वो पैरामीटर उतना ही बढ़ता है, बढ़ने और घटने का अमाउंट फिक्स है, बी अपॉन सी इंटू एन, बी अपॉन सी इंटू एन, बी कौन है रिलेटिव स्पीड, सी कौन है लाइट का स्पीड, एन की बात करेंगे तो एन आ जाएगा, और लेमडा की बात करेंगे लेमडा,
बढ़ने का अमाउंट कितना होगा बी अपॉन सी, तो घटने का अमाउंट भी कितना होगा बी अपॉन सी, माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस मतलब घटना है। बढ़ने का अमाउंट कितना होगा बी अपॉन सी, घटने का अमाउंट भी कितना होगा बी अपॉन, लेमडा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा बी अपॉन सी इंटू लेमडा बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। जिस स्पीड से लोग पास आते हैं, अगर उसी स्पीड से लोग दूर जाए तो पास आने पर जो पैरामीटर जितना बढ़ता है, दूर जाने पर वो पैरामीटर उतना ही घटता भी है। और अगर बढ़ने और घटने का अमाउंट अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाए, तो जितने फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे ना बिना देखे लिख सकते हैं। तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी v अपॉन सी इंटू एन, और घटेगा तो कितना घटेगा v अपॉन सी इंटू एन। लेमडा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा v अपॉन सी इंटू लेमडा, और घटेगा तो कितना घटेगा। किस में से घटेगा एक्चुअल में से, किस में बढ़ेगा एक्चुअल में, बढ़ेगा तो एक्चुअल में जोड़ देंगे, और घटेगा तो एक्चुअल में से माइनस कर देंगे। बोलो, अगर आपको ये याद रह जाए ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर जितने फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे आप बिना देखे लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुनना, मैंने आपसे कहा एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट कंडीशन, ये भाई साहब दूर जा रहा 20 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ लैम्डा डैश का फॉर्मूला बताओ। कुछ नहीं आता मेरे को, बस मेरे को ऐसा जी याद, दूर जा रहा ना, फ्रीक्वेंसी घट रही ना, लैम्डा बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ेगा बी अपॉन सी इंटू लैम्डा बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा एक्चुअल में, क्या करें लैम्डा प्लस बी अपॉन सी इंटू, ये फॉर्मूला था, ये दूर जा रहा है, ये लैम्डा आ रहा है। बोलो ना, अगर मैं आपसे बोलूं उसमें एंडेज बताओ कितना हो, मतलब दूर जा रहा फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एन माइनस बी अपॉन सी इंटू एन होगा, ये फॉर्मूला वहां पर। जितने फॉर्मूले है ना यहाँ पर बोर्ड पे लिखे, बिना देखे लिख सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाहर में जाए में क्या मतलब उससे, बोलो ना यार। मतलब ठीक है, मैं सम्मान कर दिया यार, सम्मान की जगह सम्मान है, बाकी तो ज्यादा तो केवल मैंने ये कहना कि जब भी लाइट डब्ल्यू का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये बॉक्स जो 5 स्टार बॉक्स, इसको ध्यान रखें, इसको नेम दिया मैंने 5 स्टार बॉक्स 5 स्टार बॉक्स तो यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, डेल्टन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस बी अपॉन सी, बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। डेल्टा लैम्डा कितना होगा बेटा माइनस प्लस वी अपॉन सी इंटू लैम्डा, घटेगा तो इतना घटेगा, बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन परसेंटेज चेंज में आता है, तो जब चेंज पता है तो परसेंटेज बना सकते, बताओ डेल्टा एन अपॉन एन इंटू सो, इसको तो क्या बनेगा प्लस माइनस वी अपॉन सी इंटू सो, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू 100, क्या होगा माइनस प्लस वी अपॉन सी इंटू 100। जब भी लाइट डबल ब्रेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम इस बॉक्स को याद रखेंगे, इससे हम जितने फॉर्मूले बोर्ड लिख के बना सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ तक लिखिए, मैं आ रहा हूँ पानी पीने, नहीं जाऊं तुमको।
हो गया होगा। अभी जागा रहा हूं मैं यहाँ, अभी रुको तो सही, तो पहले ही भेजो, नंबर दे दो सर। अबे यही हूँ अभी 10 मिनट, देख लो ना आप। हाँ जी, लाइट डॉपलर इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूमेरिकल सेक्शन, एक होता है थ्योरेटिकल सेक्शन। ये जो हमने है ना, जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सेक्शन आता है, इस बॉक्स को ध्यान रखेंगे, 5 स्टार बॉक्स, इससे क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। बताऊंगा कैसे सोल्व होगा अभी, यहां से क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता यार, वो है स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, हम यहां से सोल्व करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते, देखो क्या होता है। यूनिवर्स में लाइट सोर्स होते हैं, और लाइट सोर्स मोशन करते हुए लाइट को एमिट करते हैं, तो उससे आने वाली जो लाइट है, उस लाइट का हम लोग विजिबल रेज में स्पेक्ट्रम लेते हैं। और जो विजिबल रेज में स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो हम स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट सोर्स अपने एक्चुअल कलर से कलर, तो उस कलर चेंज को एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि लाइट सोर्स हमारे पास आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है, किस स्पीड से पास आता है, किस स्पीड से दूर जा रहा है, हम ये भी पता कर सकते हैं। दोबारा सुनो, यूनिवर्स में लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स मोशन करते हुए लाइट को एमिट करते हैं, तो उससे आने वाली जो लाइट है, उस लाइट का हम लोग विजिबल रेज में स्पेक्ट्रम लेते हैं, और स्पेक्ट्रम में हम ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट सोर्स अपने एक्चुअल कलर से कलर चेंज शो करते हैं, तो उस कलर चेंज को ऑब्जर्व करके पता कर लेते हैं कि लाइट सोर्स हमारे पास आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है, किस स्पीड से पास आ रहा है, किस स्पीड से दूर जा रहा है, हम ये भी पता कर सकते हैं। आपको पता है विजिबल रेज में कितने कलर्स होते हैं? पता है ना, 7 कलर्स होते हैं। आपको तो यहाँ हर कलर का लेमडा पता होता है आप लोगों को, और लेमडा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वायलेट वायलेट टू रेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सुनो, बताओ सबसे ज्यादा लेमडा किसका है, कितना होता है, कुछ आइडिया? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। बताओ इसका कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर। ठीक है भैया, यहाँ हर कलर का लेमडा पता होता है। तो आपको समझा जा रहा है, जब भी कलर है ना, जब भी कलर रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो, ये रेड एंड स्पेक्ट्रम का, और ये कौन सा वायलेट एंड, जब भी कलर रेड एंड की तरफ शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ग्रीन से येलो हो जाए, ग्रीन से ऑरेंज हो जाए, पी से जी हो जाए, पी से वाई हो जाए, क्या बोलते हैं उसको? रेड शिफ्ट हो जाए। और जब रेड शिफ्ट होता है तो लेमडा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, और फ्रीक्वेंसी कब घटती है? जब हमसे वो दूर जाता है। ऐसे जब भी कलर वायलेट एंड की तरफ शिफ्ट हो जाए उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, यहाँ पर ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, या वायलेट शिफ्ट कहते हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो बताओ, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, जी से बी, जी से आई होना, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, तो बताओ लेमडा फ्रीक्वेंसी मतलब हमसे पास आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो बोलेगा यूनिवर्स में लाइट सोर्स, उसका एक्चुअल कलर ग्रीन है, कैसा है? एक्चुअल कलर ग्रीन है, मूविंग कंडीशन में स्पेक्ट्रम लिया तो उसने कलर दिखाया ऑरेंज, ग्रीन से ऑरेंज दिखा रहा है। तो बताओ ग्रीन से ऑरेंज हुआ तो किधर शिफ्ट हुआ? रेड एंड की तरफ शिफ्ट हुआ, इसको बोलेंगे रेड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब लेमडा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, सबसे दूर जा रहा, पता लग गया। किस स्पीड से दूर जा रहा है ये भी पता कर सकते। बोले कैसे? बोले देखो, सो एक्चुअल कलर कौन सा था? एक्चुअल कलर कौन सा था? ग्रीन था। और जब ग्रीन उसका एक्चुअल कलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग लेमडा हमें पता है, वो है एक्चुअल लेमडा। मूविंग कंडीशन स्पेक्ट्रम लिए तो उसका कलर कौन सा दिखाया? ऑरेंज। कौन सा दिखाया? तो बताइए ऑरेंज कौन सा कलर हो गया उसका? अपरेंट कलर हो गया। तो ये लेमडा, इसका भी हमें पता है, ये कौन है? अपरेंट वेवलेंथ। बताओ एक्चुअल कलर कौन सा था? ग्रीन। अपरेंट कलर कौन सा है? ऑरेंज। तो इसका भी लेमडा में पता है, इसका भी लेमडा पता है। बताओ इसको क्या बोलेंगे? लेमडा। इसको बोलेंगे लेमडा डैश।
अब लैम्डा और लैम्डा डैश पता है तो बताओ डेल्टा लैम्डा पता है तो फॉर्मूला पता है V अपॉन C इंटू लैम्डा। ये पता है, ये पता है, ये हम जानते तो V पता कर सकते हैं किसी से दूर जा रहा है। नहीं समझ में आ रही है? दोबारा सुन, मैंने कहा यूनिवर्स में लाइट सोर्स है, उसका एक्चुअल कलर ग्रीन है। कैसा? मूविंग कंडीशन में स्पेक्ट्रम लिया तो उसने कलर दिखाया इंडिगो। कौन सा शिफ्ट बोलेंगे? अबे ग्रीन से इंडिगो हुआ, वॉयलेट शिफ्ट हुआ, मतलब ब्लू शिफ्ट हुआ, मतलब लैम्डा घट रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमारे पास। जब भी रेड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? दूर जाएगा, जब भी रेड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? पास। नहीं कर सकते हैं आप। और इससे से डॉपलर का प्रभाव होगा। अपने पूरे मॉडल में अगर देखें तो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन आप उनको पढ़ लें एक बार। सबसे पहले ये नोट कर लेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 पढ़ो पहले, पढ़ते जाओ, सोल्व नहीं करना, बस पढ़ लो। एक्सरसाइज 1 में ही होंगे इतने क्वेश्चन। अबे 113 तो एक्सरसाइज 1 में होएगा। पानी पी ले, सही कह रहा है, तेरी बात मान नहीं लेता हूं। पढ़ो ना। क्वेश्चन में लैम्डा कितना दिया? 5700 एंगस्ट्रॉम। और डेल्टा लैम्डा भी दिया क्या? कितना? ओहो, तो स्पीड पूछ रहा है। फॉर्मूला पता है, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू V अपॉन C। कर लोगे यार। 115 पढ़ो। 115 है, 15। क्या पूछ? डेल्टा लैम्डा पूछा है, फॉर्मूला पता है V अपॉन C इनटू लैम्डा हो जाए। 123 पढ़ो। 123 पढ़ो, पूछूंगा मैं आपसे, क्या पूछूं? क्या पूछा है? अब बताओ, फॉर्मूला बताओ। दूर जा रहा है, एन डैश पूछ रहा है, क्या लिखा है? एन माइनस V अपॉन C। दूर जा रहा है ना, घटेगा, खत्म हो गया। लेकिन बताया था ना मैं, दूर जा रहा फ्रीक्वेंसी घटने की, एन डैश का होगा ऐसा। कर लेंगे भाई, और इससे चैप्टर पूरा होगा। बस एक पॉइंट यहां पर और समझाता हूं, लाउडनेस। आधा आधा कुछ नहीं, पर समझ लो एक बार। साउंड का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसके वैसे पे साउंड को सुनकर हम फील करें कि साउंड कितना हाई है, कितना लो है, जिसके बेस पे डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं लाउडनेस। हम इसको एल से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो कैसा होता है? डेसिबल होता है, डीबी। इसका जो यूनिट हो गया होता है, यूनिट इसको डेसिबल डीबी में मेजर करते हैं। लाउडनेस साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बेसिस पे साउंड को हम सुनकर फील करेंगे साउंड कितना हाई है, कितना लो, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं लाउडनेस। और लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है, लाउडनेस इसको, इसका जो यूनिट होता है वो डेसिबल में होता है, मतलब डीबी में मेजर करते हैं इसको। और ये लाउडनेस जो होता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो साउंड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एक शेप एंड साइज ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है। एक तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। जिस साउंड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना लाउडनेस ज्यादा होगा, जितनी इंटेंसिटी कम होगी लाउडनेस उतना कम होगा। और दूसरा डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स साउंड को बनाता है, तो सोर्स जितना बड़ा होता है उससे मिलने वाला साउंड का लाउडनेस इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। जितना सोर्स छोटा होता है उतना लाउडनेस उसका कम होता है। अभी तो आपसे पूछते हैं कि टेम्पल्स में बेल का साइज बड़ा क्यों रखते हैं? मंदिरों में घंटियों का आकार बड़ा रखते हैं, टेम्पल्स में बेल का साइज बड़ा रखते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए रखते हैं कि सोर्स बड़ा हो। अरे सोर्स अगर बड़ा होगा तो उससे मेरे वाला साउंड का लाउडनेस इंटेंसिटी ज्यादा होगा, भगवान ज्यादा साउंड सुनेंगे और ज्यादा साउंड सुनो, जल्दी प्रसन्न होंगे, जल्दी हमें डॉक्टर बनाने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं ऐसा कर, तो साउंड की लाउडनेस साउंड का लाउडनेस बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तो सोर्स जितना बड़ा होता है साउंड का लाउडनेस उतना बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक शेप एंड साइज ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है। अब इंटेंसिटी पे डिपेंड कैसे करता है, इसका एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें। लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I अपॉन I नोट। नहीं होता है ऐसा? बताइए, यहां पर अगर देखें तो ये एल कौन है? लाउडनेस। डेसिबल में मेजर करते हैं, ये आई इंटेंसिटी है। आई पता हो तो एल पता कर सकते हैं, एल पता हो तो आई पता कर सकते हैं।
बस यहां एक कांस्टेंट है, वो कौन? आई नॉट। आई नॉट को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं? मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई नोट यहां पर अगर देखें तो आई नोट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू यहां पर अगर है ना, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, और जिसको बोलते हैं ये मिनिमम इंटेंसिटी भी होता है, इसको बोलते हैं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई नोट आपको दे रखा है यहां पर 10⁻⁻12, याद रखिए। अब आई पता हो तो एल पता कर सकते हैं, और एल पता हो तो आई पता कर सकते हैं। ओके, एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, पढ़िए। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 32। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 32। है ना, लाउडनेस का वैल्यू देगा 30 डेसिबल। अरे पढ़ो ना, पढ़ लिया। लाउडनेस का वैल्यू कितना देगा? 30 डेसिबल। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? 30 इक्वल्स टू 10 लॉग आई अपॉन आई नोट, बेस 10 आई अपॉन आई नोट। अब हमें क्या पूछा है? आई अपॉन आई का वैल्यू पूछा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, लॉग बेस 10 है ना, एंटी लॉग लेंगे, फिजिकल पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, तो 10⁻3 कितना आएगा आंसर? 1000। सोली तो करना है यार, फॉर्मूला कर लेंगे भाई, और इससे चैप्टर पूरा हो। विश ऑल द बेस्ट, भगवान आप सबको डॉक्टर बनाए, बेस्ट ऑफ लक, विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। आप नंबर लिख लो मेरा, कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप व्हाट्सएप करेंगे, एक आध दिन में आपको जवाब मिल ही जाएगा, और नहीं तो LN+ पे आप मिलते ही हैं हम लोग। LN+ भी तो है आपके पास, एक 80031617 8003161 8003161 8003161 विश ऑल द बेस्ट, भगवान आपको डॉक्टर बनाए, बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप सबको मेडिकल कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज वाला, गवर्नमेंट सीट वाला। विश ऑल द बेस्ट, विक्ट्री सोल्यूशन मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।